The chapter is algebraic expressions and formulas. Okay, so chapter में basically आपके पास यहाँ पर हम पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी मैं what is an algebraic expression. So उसके बाद हम इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे. There are 3 types of algebraic expression, 3 main types. Okay, and उसके साथ साथ फिर हम इन algebraic expression की simplification को परफॉर्म करेंगे बाय फार्मूलाज. ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ स्क्रीन पर. An algebraic expression is an expression involving the variable constants along with the algebraic operators like addition, subtraction, multiplication and division. ठीक है, आपके पास ये algebraic expression वो expressions होते हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल होते हैं, आपके पास कांस्टेंट होते हैं, एक और चीज़ हम इसमें ऐड कर लेते हैं कोफिशिएंट्स होते हैं, और ये सारी की सारी वैल्यूज़ यानी वेरिएबल हो चाहे नंबर हो चाहे कांस्टेंट हो कोफिशिएंट्स हो, ये सब जो है आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो है इसके थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं, और ये सब मिलके हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनता है जिसे हम नेम देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें 3x + 1 इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिकॉज इसमें हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है x. इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर 3 जो है यहाँ पे एक कोफिशिएंट है एंड प्लस के बाद जो हमारे पास 1 मेंशन है ये हमारा कांस्टेंट नंबर है. तो इसमें हमारे पास वेरिएबल भी आ गया, कोफिशिएंट भी आ गया, ऑपरेटर हमारे पास आया है प्लस का, और हमारे पास कांस्टेंट नंबर जो आया है वो 1 है, और इसमें हमारे पास जो है वो 2 टर्म्स हैं. ओके, सिमिलरली हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है 5 × x² - 3x. सो अगेन 5 जो है यहाँ पे कोफिशिएंट है एंड x² एंड x जो है हमारा वेरिएबल है. पावर इनकी डिफरेंट है, एक के पावर 2 है, एक के पावर 1 है, और इनके दरमियान जो ऑपरेटर अप्लाई हुआ है एक तो माइनस का है और 5 इनसे हो रहा है मल्टीप्लाई. तो इस तरीके से यानी हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन होंगे जिसमें वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट नंबर्स इन ऑपरेटर्स के थ्रू जो है वो ज्वाइन है या कनेक्ट हैं, तो इन तमाम एक्सप्रेशंस को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का नेम देते हैं. और इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम 3 मेन कैटेगरी में जो है वो डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ पॉलिनोमियल, सेकेंड वन इज़ रैशनल एक्सप्रेशन एंड थर्ड वन इज़ द इर्रेशनल एक्सप्रेशन. सो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स. ओके, पॉलिनोमियल भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं. इसको पहले जो इसको प्रॉपर एक इन्होंने यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक फार्मूला बना के बताया है कि एक्सप्रेशंस को हम किस तरीके से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं. ये आपको तब समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. देखें 8x - 5 भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x4 - 2x³ + 5x² + 1 भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. लेकिन ये एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिसमें हमारे पास जो हमारा मेन वेरिएबल है वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. तो इन एक्सप्रेशंस की जो पावर हैं, ठीक है, वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, वो सब या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, वो तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर या तो 0 या फिर 0 से ग्रेटर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो उन एक्सप्रेशंस को, उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम नेम देते हैं पॉलिनोमियल्स. तो यहाँ पर जितनी भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं पॉलिनोमियल्स की, अगर आप इसको यहाँ पर कंसिडर करें तो फर्स्ट वन में देखें आपके पास x की पावर 1 है, क्योंकि यहाँ मेंशन कुछ नहीं है इसका मतलब कि 1 पावर है. सेकेंड एक्सप्रेशन में पावर 4, 3, 2 है एंड लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है उसमें अगर कोई वेरिएबल नहीं है, सो इट मीन्स कि वहाँ पे x की पावर 0 है. सिमिलरली इन एक्सप्रेशन नंबर 3 x raised to the power 31 है, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है. और लास्ट वन जो एक्सप्रेशन है 4, इसमें यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है. तो जब कोई वेरिएबल नहीं होता तो इट मीन्स हम एज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर 0 है, एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंगली ये x to the power 0 जो है ये 1 के इक्वल होगा. तो हम फिर ये 4 × 1 = 4 हो जाएगा. तो हम इस तरह से यहाँ पे वेरिएबल में मेंशन
नहीं करते। लेकिन जितने भी ये हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखे हैं इन सब में पावर जो है या तो ज़ीरो है या पॉजिटिव इंटीजर है। सो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन जो है कंसीडर होंगे पॉलिनोमियल। और जब हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जैब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो यहाँ पर हमने इसको लिखा है P ऑफ x मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। तो अगर आपका पॉलिनोमियल जो है उसका वेरिएबल कोई और है, y है या z है, तो आप इसको P ऑफ y भी रीड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y। या समटाइम ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सप्रेशन में कोई एक ही वेरिएबल हो, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि पॉलिनोमियल्स की फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 a2 x टू द पावर n माइनस 2। एंड यहाँ पे n नंबर ऑफ़ टर्म्स के लिए हमने जो है इसको रिप्रेजेंट किया है कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो तो हमारे पास जो भी n टर्म्स होंगी उसमें x की पावर जो है वो n से स्टार्ट होगी और फिर वो 1 बाय 1 जो है हर टर्म में n की पावर जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। इफ़ वी राइट आवर एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग फॉर्म एंड अप टू यहाँ पे यहाँ लास्ट वन जो आपकी टर्म आएगी वहाँ पे आपके पास कांस्टेंट इसलिए रह गया है an, क्योंकि लास्ट टर्म में nth टर्म जो होगी वो n माइनस n की पावर आएगी, क्योंकि पावर 1 बाय 1 रिड्यूस होती जा रही है x की पावर। तो n माइनस n जो होगा वो x की पावर 0 के इक्वल हो जाएगा। सो इट मीन्स कि x की पावर 0 जो है वो इक्वल टू 1 है। तो इसलिए लास्ट जो टर्म है वहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट रह जाता है an या कोई भी ये नंबर होगा। तो इसको जनरली हम इस तरीके से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इस फॉर्म में देखें मेंशन है वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर और 0 आपके पास n की पावर जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई इंटीजर होगा ये, पॉजिटिव होगा ये, और ये अप टू यानी ये डिक्रीज़ होते होते 0 तक जा सकता है। और यहाँ पे a0 a1 a2 एंड an जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं दीज आर ऑल द रियल नंबर्स एंड दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, आपके ये सारे के सारे कोफिशिएंट हैं जो कि x टू द पावर n से या n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस पॉलिनोमियल में आपके पास सिंगल वेरिएबल है जो कि है x। ओके, तो जब हम एक पॉलिनोमियल को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर जो है वो सारी की सारी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक और चीज़ फाइंड कर लेते हैं और वो होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री क्या होता है कि आपका जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा उसकी जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर होगी उस पूरे एक्सप्रेशन में, वेरिएबल की जो ग्रेटेस्ट पावर यानी सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी वो कंसीडर होती है उस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो फर्स्ट में एग्जांपल में देखें 8x टू द पावर 1 माइनस 5 जो है इसमें वेरिएबल की जो है वो पावर है 1, तो इसलिए हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि दिस वन पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। ओके, इसकी डिग्री 1 होगी। नाउ सेकंड वन पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1। सो ग्रेटेस्ट पावर इसमें 4 है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं, इसकी डिग्री 4 होगी। ठीक है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है, इसलिए यहाँ पे इसकी डिग्री जो है वो 4 होगी सेकंड वन एक्सप्रेशन में। एंड थर्ड वन एक्सप्रेशन देखें 6x टू द पावर 31 प्लस 3, तो यहाँ पे भी हम सिर्फ पावर को ही कंसिडर करेंगे डिग्री के लिए। तो सबसे ग्रेटेस्ट पावर जो है वो 31 है, तो हमने यहाँ पे लिखा है डिग्री इज़ 31। एंड इन द लास्ट वन एक्सप्रेशन आपके पास सिंपल है, एक कांस्टेंट समझ लें या एक आपके पास टर्म है 4, और मैंने आपसे कहा था कि जब किसी कांस्टेंट नंबर के साथ कोई वेरिएबल मेंशन नहीं होता तो हम जब सपोज़ करते हैं कि इस एक्सप्रेशन का जो भी वेरिएबल था उसकी पावर यहाँ 0 है और वो x की पावर 0 जो है वो 1 के इक्विवेलेंट है, और इसलिए हम 1 लिखते नहीं हैं, तो ये सिंपल 4 रह गया। तो इसलिए हम यहाँ पर मेंशन करेंगे क्योंकि वेरिएबल की पावर नहीं, वेरिएबल नहीं है क्योंकि उसकी पावर 0 है। सो इट मीन्स कि कांस्टेंट टर्म में हमारे पास डिग्री जो होगी उस पॉलिनोमियल की वो होगी 0। तो ये तो थे पॉलिनोमियल्स। नाउ सेकंड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज़ रैशनल एक्सप्रेशन। अब रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल नंबर्स से बिल्कुल मैच करते हैं। यू नो वेरी वेल कि आपके पास कोई भी नंबर अगर अपॉन में होता है p अपॉन q, देन वी कॉल दिस वन नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, बट कंडीशन इज़ दैट कि q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपके पास कोई भी इंटीजर अगर p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाते हैं तो अगर हम उसको p अपॉन q की फॉर्म में कह रहे हैं तो वो आपका एक रैशनल नंबर कंसिडर होता है। बट अपॉन में 0 इसलिए हम q जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, मगर 0 इस वजह से नहीं हो सकता
क्योंकि आपको पता है कि अगर ज़ीरो से हम डिवीज़न करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है या नॉट पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए इन रैशनल एक्सप्रेशंस में हम जो है वो या रैशनल नंबर्स में हम इस कंडीशन को रखते हैं कि बट q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो सिमिलरली अगर हम रैशनल एक्सप्रेशन की अगर बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसे एक्सप्रेशन होंगे जो रेशियो में होंगे। जनरली हाँ, मैंने इसको मेंशन किया है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ p of x over q of x. p of x again is a polynomial of variable x and q of x again is a polynomial of variable x. बस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने जो है वो p एंड q जो है डिफरेंट लेटर यूज़ कर लिया है। तो डिनोमिनेटर में जो आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए वो जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जो पॉसिबल नहीं होती, इन्फिनिटी होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है बट q of x is not equals to 0. So p of x and q of x both are the polynomials. So this type of expression is called a rational expression of variable x. अगर यहाँ पर वेरिएबल आपका पॉलिनोमियल का x है तो हम इसे कहेंगे रैशनल एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल x. अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल y है वेरिएबल तो हम उसको रैशनल एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल y का नेम दे देंगे। बट कंडीशन क्या है कि टू पॉलिनोमियल्स हो और वो डिवीजन में हो यानी फ्रैक्शन में हो। ओके, अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लें, 1 over x, x plus 1 upon x, x square minus x plus 1 upon x minus 5. These are all the example of the rational expression. And last one में देखें, square root of 3x square minus 5x plus 4 upon x square plus 6x minus 5. तो इसमें रेडिकल हमें एक नंबर नज़र आ रहा है, बट क्योंकि ये रेडिकल साइन वेरिएबल पे नहीं है, ये एक कोफिशिएंट नंबर पर है, तो इसलिए जो है ये भी हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन ही अभी कंसिडर होगा। Now the third one type is the irrational expression, and irrational expressions being again an expression which can not be written in the form of p of x over q of x. अब यहाँ पर तो खैर हमने जैसे रैशनल और इरेशनल नंबर में कहते हैं कि इफ़ a rational number is p over q form then irrational means के not equal to p over q form, यानी हम ये कह देते हैं कि वो नंबर जो p upon q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। बट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये कहते हैं कि आपके पास जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं जो कि ज़्यादातर रूट में होते हैं, तो इसलिए वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल एक्सप्रेशंस के लिए भी मोस्टली हम क्या करते हैं कि आप अगर देख के आपको गेस करना है कि इरेशनल की टाइप कौन सी है, तो अगर वेरिएबल के ऊपर आपके पास रेडिकल फॉर्म आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो एक्सप्रेशन जो है वो आपके इरेशनल एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, आप इसको सिंपली देख कर अगर आपने गैस करना है कि विच वन इज़ अ टाइप ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, तो आप रेडिकल पर फोकस करेंगे। स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, इंडेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है उसका, मगर आपके अगर वेरिएबल्स के ऊपर रेडिकल साइन है यानी रूट वैल्यू है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट, तो उन एक्सप्रेशंस को हम नेम दे देते हैं इरेशनल एक्सप्रेशंस। तो ये तो इसकी थी 3 मेन टाइप्स। अब हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 एंड एक्सरसाइज नंबर 3.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। तो आपको जस्ट यहाँ पर यही देखना है कि आपके जो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं वो आपके मतलब कि हैं भी पॉलिनोमियल के नहीं हैं। ठीक है, उन्हें कैसे आप गेस करेंगे, आपने जस्ट यही चेक करना है कि पावर जो है वेरिएबल्स की, आपके एक्सप्रेशन की जो वेरिएबल्स हैं उनकी एक्सपोनेंट्स हैं, उनकी पावर जो है या अगर ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर कोई पॉजिटिव इंटीजर होंगी, इट मीन्स के दिस वन इज़ अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, अदरवाइज it is not a polynomial. Okay, so first one question is 2xy square minus 3x square plus 5y minus 6. so यहाँ पर अगर हम देख लें तो आपके पास एक्सप्रेशन में 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हैं। प्लस माइनस साइन जो है वो सेपरेट कर रहे होते हैं टर्म्स को। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास 4 टर्म्स हैं और कोफिशिएंट्स भी हैं, यहाँ पर ऑपरेटर भी लगे हुए हैं यहाँ पर। अब इनमें हमें ये चेक करना है कि आपका ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो मैं पावर को कंसिडर करूँगी। x की पावर फर्स्ट टर्म में जो है 1 है और y की पावर 2 है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। इसी तरीके से सेकेंड टर्म में x की पावर +2 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और थर्ड टर्म में y की पावर 3 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और लास्ट टर्म में एक कांस्टेंट नंबर है। तो जो कांस्टेंट नंबर होता है वहाँ पे
वेरिएबल की पावर 0 होती है। तो इट मीन्स कि सारी पावर 0 या पॉजिटिव इंटीजर हैं, सो वी मेंशन इन द सोल्यूशन इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ओके, व्हाई? बिकॉज ईच टर्म हैज़ द पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। आपकी सारी पावर जो है वो पॉजिटिव हैं, तो इसलिए ये पूरा एक्सप्रेशन जो है आपको कंसिडर हो जाएगा पॉलिनोमियल। नाउ इन द सेकेंड वन पार्ट 3x टू द पावर -2, तो यहाँ पर आप सिंगल टर्म है ये, ओके, और मोनोमियल कहलाती है सिंगल टर्म जो होती है। तो इसमें जो है आपके पास आप देख रहे हैं कि जो आपका वेरिएबल y है उसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव पावर नहीं है बल्कि नेगेटिव इंटीजर है ये। सो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। सो हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल y इज़ नेगेटिव इंटीजर। और पॉलिनोमियल की कंडीशन ही ये है कि ऑल पावर्स मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, ज़रूर पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसलिए ये हो गया आपके पास नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। नाउ नंबर 3, in question number 3, 6x square minus 10x plus x and minus root 45। तो अगर कंसिडर हमें सिर्फ क्या करने हैं, वेरिएबल करने हैं, कोई नंबर कंसिडर नहीं करना, कोई कांस्टेंट टर्म कंसिडर नहीं करनी, ये चेक करते वक्त कि आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं, आप वेरिएबल को कंसिडर करें। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, सेकेंड टर्म में वेरिएबल की पावर जो है 1 है, थर्ड टर्म में भी वेरिएबल की पावर 1 है। तो इट मीन्स अगेन इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ओके, because the exponent of each term variable is positive integer. Now the fourth one part 5 root x minus x and plus 5x square। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक आपकी जो फर्स्ट वन ही टर्म है इसमें आपके पास रेडिकल साइन आ गया है, और मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि रेडिकल साइन अगर वेरिएबल पे आ जाता है तो फिर वो इरेशनल एक्सप्रेशन बन जाते हैं, और इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज फर्स्ट टर्म हैविंग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल भी हमारे पास नहीं होगा। नंबर 5 2/x+2। तो अगेन आपके पास अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर में हमारे पास x आ गया है, यानी ये वाला एक्सप्रेशन जो है आपका ये p/x/q की फॉर्म में है, जिसको हम रैशनल एक्सप्रेशंस का नेम देते हैं। तो डिनोमिनेटर में अगर x+2 आ रहा है तो यकीनन अगर मैं पूरे इस डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करूँगी तो आपकी पावर जो है वेरिएबल x+2 की नेगेटिव बन जाएगी, जैसे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ये माइनस बन जाएगा। तो इसलिए जो है ये भी एक्सप्रेशन जो है वो आपका पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं होगा। सो इट इज़ अ नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल x इज़ नेगेटिव। जब इसको ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये होल पावर नेगेटिव आ रही है, एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/x/q। Now the sixth one is 2/x plus x³ minus 2. Again in the first one term the variable x having power negative। ओके, यहाँ पे जो अपॉन में x है अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये x की पावर -1 बन जाएगी, यानी ये इस तरह से लिखा जा सकता है 2x⁻1 प्लस x³ -2। तो अब एक पावर अगर इसकी नेगेटिव इंटीजर बन रही है या वो रैशनल फॉर्म में आ रहा है p/x/q, तो ये आपका पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं होगा। राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट। तो अगर आपको रैशनल एक्सप्रेशंस अब चेक करने हैं तो रैशनल एक्सप्रेशंस को आपको ये माइंड में रखना है कि आपका गिवन क्वेश्चन जो है वो p/x/q की ही फॉर्म में होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन में होगा, एंड आपके दोनों p/x q जो है कोई पॉलिनोमियल्स होंगे, यहाँ पे कोई रेडिकल टर्म नहीं होनी चाहिए एक्सप्रेशन की, ठीक है ना। सो फर्स्ट वन देखें x² + 2x + 3/x - 4। अगेन हम देख रहे हैं कि p/x भी एक पॉलिनोमियल है और q भी एक पॉलिनोमियल है और ये फ्रैक्शन में है, सो इट मीन्स इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। Okay, because the both numerator and denominator are the polynomials and they are in the form of p/x/q. Now second one question is x² + 5 square root of x - 2x upon 3x² + 5x + 4। तो यहाँ पर आपके पास जो p/x की वैल्यू है इसमें आपके पास मिडिल टर्म जो आ रही है वो आ गई है रेडिकल साइन में, और ये आपका होता है इरेशनल एक्सप्रेशंस की कंडीशन। जब उस पर रेडिकल लग जाता है वेरिएबल पे तो वो इरेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। तो फर्स्ट ऊपर आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, p/x इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, तो इट मीन्स के आपके पास फिर ये एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा क्योंकि इसका न्यूमरेटर ही जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है।
ठीक है। नाउ द थर्ड वन पार्ट इज 13x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल है बिकॉज कि रेडिकल जो है सिंबल डिनोमिनेटर में वो वेरिएबल पे अप्लाई नहीं हुआ बल्कि नंबर पर है, तो इसलिए इसको हम जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। आप अगर अपने वेरिएबल की पावर को देखें तो वो पॉजिटिव इंटीजर है, डिनोमिनेटर में 2 और 1 पावर है एक्स की, उसी तरह से न्यूमरेटर में भी वेरिएबल की पावर 2 और 1 है। सो इट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर द पॉलिनोमियल। सो द गिवन क्वेश्चन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। नंबर 4 में जैसे कि आप देख रहे हैं फोर्थ वन पार्ट में आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई है, तो रेडिकल आ चुका है यहाँ पर। तो इसलिए आपके ना तो पी ऑफ एक्स आपका पॉलिनोमियल है और ना ही क्यू ऑफ एक्स आपका पॉलिनोमियल है, सो इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 5 अगेन पी ऑफ एक्स आपका पॉलिनोमियल है, यानी न्यूमरेटर जो है 7 वो आपका पॉलिनोमियल है कंसिडर हो रहा है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर जो है x प्लस 7 वो भी आपका पॉलिनोमियल है। सो गिवन क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, सो इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। नंबर 6 देख लें, 5 रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 5x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास अगर देखें तो वेरिएबल x जो है इसके ऊपर रेडिकल साइन स्क्वायर रूट अप्लाई हो चुका है, तो इसलिए ये भी एक्सप्रेशन जो है इसका न्यूमरेटर आपका जो है वो न्यूमरेटर में जो है रेडिकल साइन आ गया है, इसलिए न्यूमरेटर जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर न्यूमरेटर ही पॉलिनोमियल नहीं है तो डिनोमिनेटर में जो जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हमें पता होता है कब 1 होता है। अगर इस एक्स पर आपके पास कोई रेडिकल साइन ना होता जो कि फर्स्ट टर्म है 5 रूट ऑफ एक्स, तो मैं इसको एज अ रैशनल नंबर कह सकती थी क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 1 है वो भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कंसिडर होगा। तो इसलिए जो है, लेकिन चूँकि आपकी न्यूमरेटर में एक वैल्यू रेडिकल में आ गई है तो इसलिए फिर मैं इसको पॉलिनोमियल या इसको मैं रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं कहूँगी क्योंकि रेडिकल साइन यहाँ पर आ चुका है वेरिएबल के ऊपर। ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये इशू है कि अगर देखें आपके पास इस पूरी एक्सरसाइज में इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन किया है रिड्यूस द एक्सप्रेशन इनटू द लोवेस्ट फॉर्म। तो ये जो लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन होती है इसमें बेसिकली स्टेप से होते हैं कि हमें करनी होती है फैक्टराइजेशन। आपका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो होते हैं दोनों को हम करते हैं फैक्टराइज, और फिर जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो हमारे हो जाते हैं कैंसिल आउट, और फिर जो कैंसिल आउट नहीं होते वो हमारी टर्म्स या वो हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है लोवेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे मैथमेटिकली अगर मैथ्स में देखें मैथमेटिकली अगर मैं नंबर को कंसिडर करूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मेंशन है 42 अपॉन फॉर एग्जांपल 12, ठीक है, ये एक नंबर है और ये डिवीजन में है और इसको भी हम आपने क्लासेस में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि रिड्यूस इनटू द लोवेस्ट टर्म। तो ये लोवेस्ट टर्म में हम कैंसिलेशन कैसे करते हैं, हम इन नंबर्स में तो हम ये बोलते थे कि आप ऐसा टेबल रीड करें उससे कैंसिल आउट करें कि जो कि जिसमें ये दोनों वैल्यूज़ आती हों। तो वो बेसिकली हम इससे कर रहे होते हैं कि अगर हम 42 के फैक्टर देखें तो 42 जो है उसके फैक्टर में क्या आएगा कि वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि इसके फैक्टर हैं 2 और 3 एंड 7। और अगर हम 12 के फैक्टर देखें तो ये हमारे पास क्या फैक्टर आएंगे कि 2 2 एंड 3, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। अब इसके फैक्टर एलसीएम के थ्रू निकाल के देख सकते हैं। तो फिर होता ये है कि जो कॉमन फैक्टर होता है जैसे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 जो है और 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो हम इसको क्या कर देते हैं कैंसिल आउट। तो कैंसिल आउट करने के बाद जो हमारे पास लोवेस्ट टर्म आती है या आपके पास रिड्यूस फॉर्म आती है इसकी, वो आती है 7/2। तो छोटी क्लासेस में हम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट दे देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग वे हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि आप एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर सेलेक्ट करें जिसमें कि कोई ऐसा फैक्टर जो कि जिसमें ये दोनों नंबर आते हों। तो अगर मैं देखूं तो मैंने 2 और 3 को कैंसिल किया है तो इनका प्रोडक्ट बनता है 2 3 ज़ा 6, और हमें पता है कि 6 के टेबल में जो है ये दोनों आ जाएगा 6 7 ज़ा 42 एंड 6 2 ज़ा 12। ठीक है,
तो फिर हमारे पास ये कैंसिल होकर 7/2 हो जाता है। तो अगर हमें टेबल आते हैं तो हम उसको डायरेक्टली जो है वो सेम फैक्टर से कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टेबल्स तो नहीं होते ना, तो अब हम क्या करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम रिड्यूस करते हैं टू द लोवेस्ट टर्म या लोवेस्ट फॉर्म, तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के जो पूरा मेथड होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के, उनको अप्लाई करते हैं और फिर फैक्टराइज करते हैं। लेकिन इस बुक में इन्होंने फैक्टराइजेशन का चैप्टर पहले करवाया नहीं है और पहले इन्होंने रिड्यूस इनटू द लोवेस्ट फॉर्म दे दिया है। तो मे बी स्टूडेंट्स को पढ़ के तो आए होंगे आप लोग कि फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं, क्लास 8 तक भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन इस क्लास 9 में यकीनन आपका रिव्यू तो नहीं हुआ होगा। और होना ये चाहिए था कि पहले फैक्टराइजेशन इंट्रोड्यूस करवाते या फैक्टराइजेशन का चैप्टर डाल देते, फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइजेज डाल देते और फिर जो है वो रिड्यूस इनटू द लोवेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन देते। लेकिन इन्होंने यहीं पर जो है वो क्वेश्चन जो है वो दे दिया है कि आप इसको रिड्यूस करें। तो मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको बताती रहूँगी कि मैं किस तरीके से फैक्टराइज कर रही हूँ एक्सप्रेशंस को, क्योंकि यहाँ मैंने फैक्टराइजेशन तो आपको नहीं समझाई भी और वो आपकी नेक्स्ट वन चैप्टर में आई थिंक है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पास क्वेश्चन में मिस्टेक है। जो इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग में मैं करके दिखा देती हूँ, लेकिन जो मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बुक में बहुत मिस्टेक्स हैं और ये भी पता चल रहा है कि बुक की करेक्शन के लिए बुक जो है दोबारा से जो है पब्लिश होगी, दोबारा से उनको चेक किया जा रहा है। तो मे बी कि जब ये करेक्ट होकर आए तो शायद ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि रिड्यूस इनटू द लोवेस्ट टर्म में फैक्टराइजेशन होनी चाहिए और इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है इसके फैक्टर तो नहीं बन रहे। सो हमने पहले में चलें, जो इन्होंने बुक के अकॉर्डिंग सोल्यूशन दिया हुआ है मैं उसको बता देती हूँ और जब मुझे करेक्ट वे लग रहा है मैं वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनके गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग p² - 100 अपॉन p² + 10 एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन है और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है कि डिनोमिनेटर को यहाँ पे सेम बनाने के लिए, अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने सेम बनाने के लिए क्या किया है कि 100 जो है उसको हमने समझे इस तरीके से ब्रेक किया है कि +10 एंड -110। आपको पता है कि अगर मैं 100 को अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूँ कि ये आपके पास 110 में से -10 करेंगे तो 100 तो आ जाएगा, लेकिन चूँकि -100 है तो इसलिए हमने बड़ी वैल्यू को -110 को हमने माइनस का साइन दे दिया है और 10 जो स्मॉलर में नंबर उसको प्लस का साइन दे दिया है। तो समझे 100 को हमने ब्रेक कर दिया है +10 और -110 में, जो कि सम अप होकर आपको वापस 100 ही मिलेगा माइनस में। तो न्यूमरेटर को इस तरह से ब्रेक करने के बाद, कांस्टेंट नंबर को ब्रेक करने के बाद हमने अब एलसीएम ब्रेक किया है और एलसीएम इस तरीके से ब्रेक किया है कि माइनस साइन के अकॉर्डिंग, यानी 110 को अलग कर दिया है और p² + 10 जो आपकी डिनोमिनेटर से सेम जा रही है उसको अलग ब्रेक किया है और यानी इसको एक सिंगल टर्म के तौर पे ले लिया है p² + 10 को और 110 को एज अ सेकेंड टर्म कंसिडर किया है। और फिर जब हमने एलसीएम को ब्रेक किया है तो p² + 10 अपॉन p² + 10 और सेंटर में हमने रखा माइनस साइन एंड 110 अपॉन p² + 10 को हमने अलग ब्रेक कर दिया। सो p² + 10 अपॉन p² + 10 जो है ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्योंकि बिल्कुल सेम है और यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड माइनस के बाद 110 अपॉन p² + 10 जो है ये आ जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन तो कोई नहीं हुई है, एक ट्रिक के थ्रू हमने जो है वो हिंट के थ्रू जो है हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल से यहाँ पे क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। अगर रिड्यूस करना था इनटू द लोवेस्ट टर्म तो फैक्टराइजेशन होती है हमेशा। तो मेरा ख्याल से जो डिनोमिनेटर में इन्होंने पावर p पे अप्लाई की हुई है 2, वो जो है वो 1 होगी पावर, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो आपके पास न्यूमरेटर बन जाएगा p² - 100 अपॉन p + 10 और फिर हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसको हम यहाँ पर बना रहे हैं p पर होल स्क्वायर एंड 100 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 10, तो मैंने इसको बना दिया 10 स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर को मैंने वैसे रखा p + 10, क्योंकि वो एक आपका जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन है। उसमें ना तो, क्योंकि फैक्टराइजेशन का रूल होता है या तो कॉमन ले लें आप या फिर फार्मूले के थ्रू इसको फैक्टराइज करें। तो कॉमन तो खैर यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इससे डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़ रहेगा।
और न्यूमरेटर जो है उस पर हम फॉर्मूले के थ्रू जो है वो इसको कर रहे हैं फैक्टराइज, क्योंकि वी नो दैट कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ पर p जो है वो a कंसिडर होगा और 10 जो है वो b कंसिडर होगा। तो मैंने इसको p प्लस 10 एंड p माइनस 10 में ब्रेक कर दिया है। तो p प्लस 10 टू p प्लस 10 फैक्टर जो है वो हो जाएगा कैंसिल और आंसर आ जाएगा p माइनस 10। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, जो कि हमारा मेन टॉपिक जो है रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म, इस तरीके से होना चाहिए था। बट क्या कह सकते हैं, बुक का क्वेश्चन था और बुक के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व भी आपको करके दिखा दिया है जो बुक का आंसर है। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है आप देखेंगे उसमें जो मैंने सेकंड वे बताया है आपको रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म का बाय फैक्टराइजेशन, तो वही हम अप्लाई करते हुए आपको दिखेगा कि हम यहाँ पे वही चीज़ें अप्लाई करते जा रहे हैं फैक्टराइजेशन की। Question number 2, 3ab minus 3a square upon 3a square plus 6ab plus 3ab square. Again, it is a rational expression, okay? और p of x, q of x यानी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है पॉलिनोमियल्स हैं। और पहले तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, तो फैक्टराइजेशन जब हम कर रहे होते हैं तो फर्स्ट रूल ही यही होता है फैक्टराइजेशन का कि आप चेक कर लें कि आपकी जो टर्म्स गिवन है उसमें कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं। जब कॉमन नहीं आ रहा होता फिर हम जो है फॉर्मूले के थ्रू जाते हैं स्टेप्स पे कि फॉर्मूले के थ्रू हम अपने एक्सप्रेशंस को जो है वो फैक्टराइज करें। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन है इसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो आपका न्यूमरेटर है उसमें 3 जो है वो कॉमन है, दोनों टर्म में मौजूद है। सिमिलरली a जो है वो भी कॉमन है, a एंड a, बट पावर में चेंज आ रहा है, बट a जो है 1 टाइम इसमें से कॉमन आ सकता है। तो मैंने स्मॉलेस्ट पावर यानी a की पावर 1 से इसको कॉमन कर लिया कि 3 और a हमने कॉमन लिया। इसको मैं अगर आपको कॉमन की बात समझ में नहीं आ रही तो आपको बता देती हूँ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो मेरे पास a और b की 1 पावर एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसमें जो a स्क्वायर है उसको हम a इंटू ए भी तो लिख सकते हैं ना। तो अब अगर आप देखें तो कॉमन फैक्टर जो होते हैं वो हम 1 टाइम लेके कॉमन बाहर लिख लेते हैं। तो 3 भी कॉमन आ रहा है और एक मरतबा मेरे पास a भी कॉमन आ रहा है, तो इसलिए मैंने 2 में से 1 टाइम a कॉमन लिया है, सेकेंड टाइम तो a कॉमन नहीं आ सकता। तो जब हमने यहाँ से कॉमन लिया है 3a को, तो अब देखें आपकी फ़र्स्ट जो टर्म थी इसमें से रिमेनिंग रह गया b, जो कि मैंने ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दिया है, और सेकंड जो माइनस के बाद आपकी टर्म थी उसमें रिमेनिंग रह गया है a, तो वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। तो हम ऐसे भी कहते हैं कि 2 में से हमने 1 टाइम अगर कॉमन ले लिया तो 2 में से 1 पावर माइनस कर दी तो 1 पावर आ गई। जैसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जब एक्सप्रेशंस को पावर ऐड होती हैं, तो जब हम कॉमन ले रहे होते हैं तो जितने पावर के साथ हम कॉमन ले लेते हैं तो टोटल पावर में से वो पावर माइनस हो जाती है। तो 2 में से समझे 1 माइनस किया 1 आ गया, या ये समझे बस रिमेनिंग जो वैल्यूज़ रह गई हैं हमारे कॉमन लेने के बाद वो हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं विद इन अ ब्रैकेट, ओके। अपॉन में अगेन हमें कॉमन लेना है 3, 6 एंड 3। तो आपको पता है कि जो 6 है वो आपका मल्टीपल है 3 का। 3a स्क्वायर जो है इट मीन्स कि वो 3 इंटू a है, और 6 जो है वो 3 2 ज़ा 6 होगा, उसका फैक्टर 6 के 3 2 ज़ा 6 इंटू a इंटू b है। और 3ab स्क्वायर जो है वो हमारे पास 3 तो और फैक्टराइज नहीं होगा, बाकी a वैसे रहेगा, और b स्क्वायर को हम b इंटू b जो है वो कह सकते हैं कि ये b इंटू b है। तो कॉमन फैक्टर देखें कि आपके पास एक 3 कॉमन आ रहा है तीनों टर्म्स में से, ठीक है। 3 कॉमन फैक्टर है वो हमने कॉमन ले लिया है। सिमिलरली कि आपके पास a जो है वो तीनों में से 1 टाइम a भी कॉमन आ रहा है, तो हमने जो है वो a भी कॉमन कर लिया है। बाकी रिमेनिंग हमारे पास रह गया a, और सेकेंड टर्म में रह गया 2b, और थर्ड टर्म में रह गया b स्क्वायर। वो हमने जो है रिमेनिंग टर्म्स को ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है। तो कॉमन लेने के बाद जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, a टू a कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास न्यूमरेटर में रह जाएगा b माइनस a, और डिनोमिनेटर में रह जाएगा a प्लस 2b एंड b स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर देखें a प्लस 2b एन प्लस बी स्क्वायर है रिमेनिंग, तो यहाँ पर अच्छा इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं a, ओके। ये a स्क्वायर नहीं होगा, ये a होगा, क्वेश्चन में a स्क्वायर था, हाँ ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कॉमन लेने के बाद जो है हमारे पास सिंगल a है, a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ओके।
Now the next one question is a minus b upon a plus b into a square plus ab plus a square plus ab upon 2a square minus 2b square. ओके, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी तो एज इट इज़ रहेगा, और जो आपके पास सेकंड वाली वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें से हमें नज़र आ रहा है कि ए स्क्वायर और ए में से वन टाइम ए जो है वो कॉमन आ जाएगा, और अपॉन में 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर में से भी 2 जो है वो हम कॉमन कर सकते हैं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया है, एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. Okay, next one step is a minus b upon a plus b as it is, and into a plus b upon, ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो अपॉन में है, इसको हमने फॉर्मूले के थ्रू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू a माइनस बी में ब्रेक कर दिया है. तो यहाँ पर देखें, अब ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं जो फैक्टर्स हो भी सकती थी उनको हमने फैक्टराइज कर लिया है. अब हम आपको पता है कि आपके पास वैल्यू जो है ऊपर नीचे कैंसिल हो जाती हैं, तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया है, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया. तो न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ रह गई है टर्म वैल्यू a, और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू रह गई है 2 इंटू ए प्लस बी, बाकी सब हो गई हैं कैंसिल आउट. सो आंसर इज a अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी. क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड. तो डिनोमिनेटर जो है हमारा, उसमें तो ना कोई वैल्यू कॉमन आ रही है और ना ही यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग के कोई फैक्टराइजेशन होगी, लीनियर है एक्सप्रेशन. बट जो न्यूमरेटर है हमारा, इसमें हमारे पास जो 2 टर्म्स हैं, इसको हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई पे तो ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन जो आपकी वैल्यू z की जो है, इसको मैं शो कर सकती हूँ कि ये z का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है. तो न्यूमरेटर में बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसलिए मैं न्यूमरेटर को फैक्टराइज करूँगी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब चूँकि a की वैल्यू वो सिंगल नहीं है, a की वैल्यू x प्लस वाई है और b की वैल्यू जो है वो z है. तो जब मैं फॉर्मूले में इसको पुट करूँगी फैक्टराइज करते वक्त, तो a की जगह पर जब हमने रखना है x प्लस वाई, तो मैंने पूरी ब्रैकेट में इसको करके लिखा है कि 2 ब्रैकेट्स आएंगी जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से बना दिया है फैक्टराइजेशन की, और फिर हमने अंदर जो है वो इनके फैक्टर a को मैंने मेंशन किया है x प्लस वाई, फिर फॉर्मूले का प्लस साइन और b की वैल्यू z, फिर सेकेंड ब्रैकेट a को हमने मेंशन किया है x प्लस वाई, फॉर्मूले का माइनस, और फिर हमने वहाँ पे b की वैल्यू रख दी है माइनस का z. फिर हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड एंड x प्लस वाई माइनस जेड. तो जब ये फैक्टराइज हुआ न्यूमरेटर हमारा, तो x प्लस वाई प्लस जेड और डिनोमिनेटर में x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड आंसर इज x प्लस वाई माइनस जेड. सो ये भी देखें, रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म में क्या हो रहा है, फैक्टराइजेशन होती जा रही है और कैंसिलेशन होती जा रही है, और लोवेस्ट टर्म में हम इसको कन्वर्ट करते जा रहे हैं. So now question number 5, m square minus 6m into 3m plus 15 upon 2m minus 12. तो आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में मेरे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट है, इसमें m स्क्वायर और m में से, यहाँ पे देखें m स्क्वायर और m में से मैंने 1 टाइम m ले लिया है कॉमन, एंड रिमेनिंग मेरे पास आगे ब्रैकेट में 2 में से 1 टाइम कॉमन लिया है, तो 1 m रिमेनिंग होगा, एंड माइनस 6 एज इट इज़. सेकेंड ब्रैकेट जो है 3m प्लस 15, इसमें से मेरे पास कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर है 3, बिकॉज 15 जो है उसमें हमारे पास 3 फैक्टर मौजूद है, तो इसलिए मैंने 3 कॉमन लिया है, और रिमेनिंग में मेरे पास आ गया m प्लस, और 3 5 या 15 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमन लेने के बाद यहाँ मेंशन किया है 5. डिनोमिनेटर में भी मेरे पास 2m माइनस 12 में से कॉमन आ जाएगा 2, बिकॉज 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 12, तो 2 कॉमन फैक्टर आएगा हमारे पास, इसमें से 2 हमने कॉमन ले लिया, देन रिमेनिंग में हमारे पास आ गया m माइनस 2, 6 सा 12 होगा, तो यहाँ पे 6 आ गया. सो कॉमन करने के बाद हम देख रहे हैं m माइनस 6 एंड m माइनस 6 जो है सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हो गए हैं कैंसिल आउट, और कैंसिल होने से बाकी जो रिमेनिंग अब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ रह गई हैं, वो क्या है, आपके पास ये 3 है और ये m है और अपॉन में 2 है, तो मैंने जो नंबर्स हैं कोफिशिएंट के तौर पे 3/2 एक साथ लिख लिया है, बाकी m इंटू m प्लस 5 मैंने सेपरेट करके लिख दिया है. आप चाहे तो होल अपॉन में भी ले सकते हैं, उससे कोई इतना इशू नहीं होता है, ठीक है. सो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन या मज़ीद कैंसिलेशन अब इसकी नहीं हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 4t स्क्वायर माइनस 36t प्लस 80 अपॉन 4t माइनस टी स्क्वायर इंटू 5 माइनस टी.
तो अगेन यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर है, अब ये होगा एक डिफरेंट मेथड से फैक्टराइजेशन है इसकी, और इस तरह की फैक्टराइजेशन को हम कहते हैं कि मिडिल टर्म ब्रेक करके हम इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म ब्रेक करके जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं वो इस पर होती कब है, जब आपके पास 3 टर्म्स हों। जैसे आप देखें कि जो मेरा न्यूमरेटर है 40 स्क्वायर माइनस 36t प्लस 80, ये 3 टर्म्स हैं। तो जब भी 3 टर्म्स होती हैं, या तो हम ये चेक कर लेते हैं कि कहीं वो ए स्क्वायर प्लस या माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर तो नहीं बन रहा। अगर तो ये बन रहा होगा तो मैं इसको फॉर्मूले के थ्रू या तो a प्लस बी या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकती हूँ फॉर फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। लेकिन अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो हमारी जो कंडीशन रह जाती है फैक्टराइजेशन करने के लिए, या मेथड जो उसके बाद अप्लाई होता है, वो होता है कि आप मिडिल टर्म को ब्रेक करें। सही। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मूले के थ्रू फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो बी स्क्वायर बनेगी टर्म, यानी 80 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, सो इट मीन्स कि मैं इसको फॉर्मूले के थ्रू तो यहाँ पर फैक्टराइज नहीं कर सकती। तो इसलिए जो है हम इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मिडिल टर्म को ब्रेक करने से पहले मैंने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर ली है, कॉमन ले लिया है, बिकॉज कि कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास फैक्टर बचेगा उसकी फिर जो है फैक्टराइजेशन और इजी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर अपने न्यूमरेटर में से पहले किया है कॉमन क्या लिया है न्यूमरेटर में 4। हमें नज़र आ रहा है कि 80, 36 एंड 4 इन सब में कॉमन फैक्टर जो है वो 4 है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया है। तो ये बन जाएगा रिमेनिंग टर्म्स में 4 1 ज़ा 4, तो 1 हम लिखते नहीं है, हमने सिंपल टी स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस साइन 4 9 ज़ा 36 90 एंड फिर प्लस साइन 4 20 ज़ा 80। तो ये मेरे पास अब जो टर्म बची है इसको मैं ब्रेक करूँगी बाय यूजिंग मिडिल टर्म, ओके ना, ब्रेक द मिडिल टर्म, ओके। फैक्टराइजेशन के लिए इसको यानी इसकी फैक्टराइजेशन करूँगी। और डिनोमिनेटर में देखो कि डिनोमिनेटर में मेरे पास 40 माइनस टी स्क्वायर जो है एक्सप्रेशन, इसमें मेरे पास फर्स्ट वन ब्रैकेट में टी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से भी मैंने एक टी कॉमन ले लिया है, और बाकी रिमेनिंग मेरे पास रह गया है 4 माइनस टी एंड 5 माइनस टी की ब्रैकेट एज इट इज़ है, क्योंकि इसमें से ना तो कॉमन आ रहा है और ना ही इसके मज़ीद के फैक्टर बनेंगे। ओके, फैक्टराइजेशन में अब यहाँ देखें कि फैक्टराइजेशन में जब 3 टर्म्स जो होती हैं, इनकी जब हमें फैक्टराइजेशन करनी होती है, तो अगर आपकी फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर वाली है टर्म टी स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो फिर हम जस्ट कंसीडर कर लेते हैं अपनी लास्ट कांस्टेंट नंबर को जो कि 20 है, और वो प्लस का 20 है। तो मैंने रफ वर्क में इसको नोट कर लिया है कि प्लस 20 वो नंबर होगा जिसके मैं कोई ऐसे फैक्टर सेलेक्ट करूँगी जिसको ऐड करने से जो है वो आपकी मिडिल टर्म बन जाए, और फिर उन्हीं फैक्टर को यूज़ करते हुए मैं मिडिल टर्म को करूँगी ब्रेक। दोबारा देखें, प्लस 20 आपके पास लास्ट टर्म है या कांस्टेंट टर्म है, तो यही वो नंबर है जिसके फैक्टर हमें मालूम करने हैं, और साइन इसका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम वो फैक्टर फाइंड आउट करेंगे जिन्हें प्लस करके जो है मिडिल टर्म आ जाए। साइन अगर मेरे पास 20 का नेगेटिव होता तो फिर मैं 20 के वो फैक्टर सेलेक्ट करती जिन्हें माइनस करके मिडिल टर्म आए, ठीक है। तो आपने साइन को भी बहुत फोकस करना है कि साइन जो है फैक्टर की वो क्या आ रही है। सो यहाँ पे हमारे पास मेरा लास्ट फ्रेंड टर्म जो है प्लस 20 है, तो इसका मतलब मैं वो फैक्टर सेलेक्ट करूँगी जिन्हें प्लस करके 9 बन जाए। पहले तो देखिए 1 से स्टार्ट करती हूँ, 1 20 ज़ा 20, मगर 20 प्लस 1 जो है वो 9 तो नहीं आएगा। फिर 2 10 ज़ा 20 एंड 10 प्लस 2 जो है वो भी 9 नहीं बनेगा। फिर मैंने उसके बाद 4 के टेबल में जाएगा, 4 5 ज़ा 20, तो अगेन ये फैक्टर जो है इसको मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ एज अ रिक्वायर्ड फैक्टर, बिकॉज कि अगर मैं 4 और 5 को ऐड करूँगी तो मेरे पास सम इसका आ जाएगा 9, ठीक है। अच्छा, ये तो चीज़ मुझे मिल गई कि मुझे फैक्टर कौन सा सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू मिडिल टर्म होनी है ब्रेक, ओके। अच्छा, अब यहाँ देखें साइन आपको देखनी है कि मिडिल टर्म की जो साइन होगी वो दोनों फैक्टर्स को सेम जाएगी। आप यानी कि मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए प्लस करके मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे होते हैं, यानी आप वो फैक्टर सेलेक्ट करते हैं जिन्हें प्लस करके मिडिल टर्म आ जाए। तो प्लस करते वक्त आपने ये देखना है कि अगर मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव है तो दोनों प्लस प्लस में आएंगी, जो कि टर्म्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं
ब्रेक करने के लिए, और अगर आपके इस मिडिल टर्म का साइन माइनस है तो दोनों फैक्टर को साइन माइनस माइनस मिल जाएगा, क्योंकि हमें साइन भी तो सेम चाहिए ना मिडिल टर्म की। तो हमने यहाँ पर 4 और 5 सेलेक्ट तो कर लिया है वो फैक्टर जिन्हें प्लस करके 9 आ रहा है, मगर जब मैं इसको अपने क्वेश्चन में अप्लाई करूँगी एज अ फैक्टर तो यहाँ पर मैं माइनस का 4 एंड माइनस का 5 यूज़ करूँगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होकर ये बनेगा -9, मगर प्लस होकर 9 आ रही है वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म हमने यहाँ पर ब्रेक कर दी है, तो ये बन गया है -40 एंड -5t। ठीक है, फैक्टर मैंने 4 5 20 वाला फैक्टर ही लिया है, बट साइन जो है वो हमने दोनों को सेम देनी है कि माइनस एंड माइनस 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 प्लस होके 90 बन जाएगा, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज़ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म जब ब्रेक कर देते हैं तो आपकी 3 टर्म्स जो होती हैं वो 4 टर्म्स बन जाती हैं, और इन 4 टर्म्स में हम फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से करते हैं कॉमन। फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास t कॉमन आ रहा है, और रिमेनिंग में रह गया t-4। सेंटर में माइनस साइन है तो माइनस साइन ही कॉमन करके लिखेंगे, और थर्ड एंड फोर्थ वन टर्म में हमारे पास कॉमन फैक्टर है 5, बिकॉज 20 जो है उस 5 से डिविजिबल है, 5 4 20, तो 20 में यानी कि 5 एज अ फैक्टर मौजूद है, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। तो ये भी देखें, जब माइनस साइन से कॉमन करते हैं तो जैसे माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते वक्त सारी साइन चेंज होती हैं, तो सिमिलरली कॉमन करते वक्त भी मुझे यहाँ पर साइन को चेंज करना होगा। जब मैं रिमेनिंग टर्म लिखूँगी तो t जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, -5t जो है पॉजिटिव का t हो गया, बिकॉज एक तो वेरिएबल कोफिशिएंट तो 1 हो गया, 5 1 5, इसलिए 1 हम लिखते नहीं हैं, और माइनस माइनस ये प्लस का t हो गया, और सेकेंड टर्म जो मैं रिमेनिंग में लिख रही हूँ वो माइनस प्लस माइनस की हो गई, और 5 4 ये 20 हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज़। उसके बाद ये जो 4 टर्म्स थी अब ये 2 टर्म्स बन चुकी हैं, t इंटू टी माइनस 4 एंड -5 इंटू टी माइनस 4। तो बेसिकली अब हमारी 2 टर्म्स हैं, जो 3 पहले 4 थी वो अब 2 टर्म्स बन चुकी हैं, और अगेन इसमें से कॉमन फैक्टर हम लेंगे t-4 एंड t-4। ये आपका कॉमन फैक्टर इन दोनों में से सेलेक्ट होगा, जिससे मैं कॉमन लूँगी, और t-4 अगर हम कॉमन लेंगे तो फर्स्ट जो आपकी समझें टर्म थी इसमें से रिमेनिंग रह गया t, और सेकेंड जो आपकी टर्म थी इसमें से सिर्फ रह गया माइनस का 5, तो वो रिमेनिंग करके हमने लिख लिया t-5, डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब हम देख रहे हैं कि हमें पता है कि आफ्टर फैक्टराइजेशन हम चेक करते हैं कि कैंसिलेशन हो रही हो, तो यहाँ पर कैंसिलेशन के लिए हम देख रहे हैं कि साइन का फ़र्क आ रहा है कि अगर न्यूमरेटर में t-4 है तो डिनोमिनेटर में 4 t है। सिमिलरली अगर न्यूमरेटर में t-5 है तो डिनोमिनेटर में 5 t है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि हमने एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे किया है कि आपके मैंने न्यूमरेटर, आप चाहें तो डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं, मैंने न्यूमरेटर में से जो है वो कॉमन लिया है माइनस साइन दोनों ब्रैकेट में से। तो अगेन मैंने आपको बताया था कि माइनस साइन जब कॉमन करते हैं तो आपके पास रिमेनिंग टर्म जो लिखी जाती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो मेरे पास जो t-4 है वो प्लस का 4 और माइनस का t हो जाएगा, इसलिए मैंने समझे यहाँ से माइनस साइन t-4 से भी माइनस साइन कॉमन ले लिया, और t-5 में से भी मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। तो उससे जो है जो माइनस का t प्लस का जो t था वो माइनस t हो गया, और जो माइनस का 4 था वो प्लस का 4 हो गया। तो मैंने इसे अरेंज भी साथ में कर दिया है 4 t, और इसी तरह सेकेंड ब्रैकेट में मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है, तो माइनस का 5 प्लस का 5 हो गया, और प्लस का t माइनस का t हो गया, और इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया है 5 t। और फिर ये क्योंकि सारे प्रोडक्ट फॉर्म में है तो ये माइनस और ये माइनस जो है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसलिए मैंने इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में कहीं मेंशन भी नहीं किया है, क्योंकि खुद एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में है ये फैक्टर्स, तो वो आपके माइनस साइन जो कॉमन लिए थे वो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएंगे। और हमारे पास जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टर्म्स के साइन भी चेंज हो गए, 4 t एंड 5 t आ चुकी हैं दोनों टर्म या दोनों वैल्यूज़, और फिर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को करेंगे कैंसिल आउट, एंड आंसर इज़ 4/t। Question number 7 is x square minus 2x minus 3 divided by x square minus x minus 2। तो अगेन 3 टर्म्स है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो हमें मिडिल टर्म ब्रेक करके इनको करना है फैक्टराइज। ओके, तो न्यूमरेटर पे भी मिडिल टर्म ब्रेक होगी और डिनोमिनेटर में भी मिडिल टर्म ब्रेक होगी। तो न्यूमरेटर में देख लें कि आपके पास जो लास्ट
वैसे तो देखें जब हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी देखना होता है। अगर यहाँ कोफिशिएंट 1 ना होता तो मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करवा के जो वैल्यू आती उसके फैक्टर निकालती, लेकिन अभी यहाँ चूँकि 1 है तो ये 3 1 ज़ा तो 3 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस, तो जब यहाँ 1 होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो हम सिंपल लास्ट कांस्टेंट टर्म जो होती है उसके अकॉर्डिंग फैक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना हो, तो फिर हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट नंबर जो होता है जो टर्म उनको मल्टीप्लाई करवा के जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंगली मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। तो ये भी एक रूल है जिसको आपने चेक करना होता है। बट यहाँ पे चूँकि मेरे पास अभी जो है वो 1 है तो मैं जस्ट लास्ट वन टर्म को देख रही हूँ कि वो माइनस का 3 है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, लास्ट नंबर माइनस में हो, तो इसका मतलब मुझे उस नंबर के वो फैक्टर बनाने हैं या वो फैक्टर सेलेक्ट करने हैं जिन्हें माइनस करके ही मिडिल टर्म बने। तो सबसे पहले मैं देखूंगी इसका फैक्टर बनेगा 1 3 ज़ा 3 या 3 1 ज़ा 3। तो इसी और ये 3 जो है एक प्राइम नंबर है और तो कोई इसके फैक्टर बनेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर देखो कि 3 में से अगर मैं 1 को माइनस करूँगी तो मिडिल टर्म बन रही है 2, ठीक है। 3 में से 1 माइनस करके 2 आ रहा है। लेकिन अब हमें इस फैक्टर को जब अपने यूज़ करना है मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए, तो मुझे साइन का थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि मिडिल टर्म का साइन क्या है। मिडिल टर्म का साइन है -2। तो हमें पता है कि जब हम माइनस प्लस माइनस करते हैं तो जो आपके पास साइन आना चाहिए वो जो आंसर में साइन आता है वो बड़ी वाली वैल्यू का आता है, ग्रेटर नंबर का आता है। तो मैंने फैक्टर तो सेलेक्ट कर ली 3 - 1 = 2, लेकिन मैं साइन किसको क्या दूंगी, मैं 3 को साइन दूंगी माइनस का और 1 को साइन दूंगी प्लस का। हमेशा आपके पास अगर फैक्टर माइनस आता है यानी वो नंबर जिसके मैं फैक्टर बना रही हूँ वो वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो आपके पास जो मिडिल टर्म ब्रेक होती है उनमें दोनों टर्म के साइन अपोजिट होते हैं, ठीक है। जैसे एक नेगेटिव होगी तो एक पॉजिटिव होगी। जैसे इससे ऊपर मैंने जो क्वेश्चन किया था उसमें प्लस फैक्टर सेलेक्ट किए थे और प्लस करके मिडिल टर्म आ रही थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब प्लस करके हम फैक्टर बना रहे होते हैं तो दोनों को सेम साइन मिलती है, दोनों फैक्टर को, यानी मिडिल टर्म अगर प्लस की होगी तो दोनों को प्लस और अगर मिडिल टर्म माइनस की होगी तो दोनों को माइनस। लेकिन अगर आपका वो नंबर जिसको फैक्टराइज करना है वो नेगेटिव है जैसे कि -3, तो जब मैं इसके फैक्टर सेलेक्ट करूँगी तो दोनों फैक्टर्स को अपोजिट साइन मिलती है, एक को नेगेटिव और एक को प्लस। मगर किसको नेगेटिव और किसको पॉजिटिव ये हम गेस करेंगे अपने मिडिल टर्म को देखकर। तो अगर मिडिल टर्म आपकी नेगेटिव है तो आप ग्रेटर नंबर को माइनस साइन दे देंगी और अगर आपके पास मिडिल टर्म जो है वो पॉजिटिव की है तो आप ग्रेटर नंबर को पॉजिटिव और स्मॉलर वन को नेगेटिव साइन देंगे, ठीक है। होंगे मगर दोनों डिफरेंट साइन। तो इसलिए अब देखें मैंने न्यूमरेटर में क्या किया है कि मैंने यहाँ पर इसको -3x एंड +x में ब्रेक किया है, ओके। नाउ डिनोमिनेटर में देखो आपके पास लास्ट टर्म है -2, अगेन ये नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव नंबर है और मुझे फिर 2 के वो फैक्टर लेने होंगे जिन्हें माइनस करके मिडिल टर्म आ जाए जो कि है माइनस का 1x। तो 2 भी प्राइम नंबर है, 2 1 ज़ा 2 ही इसका फैक्टर होगा। तो अब यहाँ पर मैंने कह तो दिया कि 2 1 ज़ा 2 यानी 1 और 2 में ये टर्म ब्रेक होगी, मगर साइन किसको कौन सी मिलेगी, आपके पास मिडिल टर्म की साइन माइनस है तो मैं ग्रेटर नंबर यानी 2 को दूंगी माइनस का साइन और स्मॉलर 1 को दूंगी प्लस का साइन। तो ये जगह माइनस प्लस माइनस एंड 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो वो -1 बन जाएगा। तो इसलिए मैंने देखें डिनोमिनेटर में x² फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और -x को मैंने ब्रेक कर दिया है +x एंड -2x में। पोजीशन इसके आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉमन लेके सेम ही फैक्टर आते हैं, ठीक है। तो मैंने खैर यहाँ पर पहले +1 रखा है और बाद में माइनस का 2x और फिर -2। तो आई होप कि ये मिडिल टर्म ब्रेक करना समझ आ गई होगी आपको। अब यहाँ देखें कि फर्स्ट 2 और लास्ट 2 टर्म्स जो हैं इनमें से करना है कॉमन। तो x² और -3x में से x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर होंगे x -3 एंड सेंटर में प्लस साइन। अब आपके पास जो थर्ड और फोर्थ टर्म जो है इसमें कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1 तो हमें पता है ना कि ना हो के भी 1 दोनों में कॉमन है, 3 1 ज़ा 3 एंड x 1 ज़ा x, तो हमने 1 कॉमन ले लिया। और रिमेनिंग में क्योंकि प्लस के साथ +1 कॉमन है तो आपके पास रिमेनिंग टर्म वैसे आ गई x -3। डिनोमिनेटर में x² और x में से भी x कॉमन लिया, रिमेनिंग आ गया x +1। और अब हमारी थर्ड एंड फोर्थ टर्म में -2 कॉमन आएगा, सेंटर में माइनस साइन है तो -1 कॉमन लूँगी और 2 कॉमन लूँगी एज अ कॉमन फैक्टर। तो
तो माइनस कॉमन लेने से साइन देखें दोनों की चेंज हो गई। आपके पास ये माइनस, ये वाला, ये माइनस माइनस हो गया प्लस का x, 2 1 ज़ा 2 और प्लस का x बच गया। अगेन ये माइनस माइनस का आ गया प्लस और 2 1 ज़ा 2 है इसलिए यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, माइनस साइन कॉमन लेने से साइन चेंज हो गई। आपके पास दोनों माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गए। ओके, अच्छा अब यहाँ देखें x माइनस 3 एंड x माइनस 3 न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया हमने और x प्लस 1 हमारी सेकेंड ब्रैकेट बन जाएगी जो कि रिमेनिंग फैक्टर है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी x प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया है और रिमेनिंग बच गया x माइनस 2। तो x प्लस 1 से x प्लस 1 हो गए हैं कैंसिल एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर रिमेनिंग वैल्यूज़ आर x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, क्योंकि मज़ीद कैंसिल आउट या सब्ट्रैक्ट या फैक्टराइज नहीं हो सकती हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 3.1 बहुत ही लॉन्ग एक्सरसाइज है, इसके मैंने पार्ट्स काफ़ी सब सॉल्व भी किए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हैं वो आपको इस तरीके से स्क्रीन पे शो करवा देती हूँ। आपको पता है हर स्टेप में फैक्टराइजेशन हो रही है, इसमें भी देखें मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करके फैक्टराइजेशन की है। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से फैक्टराइजेशन की है और फिर फैक्टराइजेशन करने के बाद सेम फैक्टर्स को हमने किया है कैंसिल आउट और आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखें कि मैंने जो है वो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है इसमें फॉर्मूले के थ्रू मैंने इसको फैक्टराइज किया है। आपके पास न्यूमरेटर में y प्लस जेड तो एज इट इज़ है, लेकिन वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर जो है ये बन रहा है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। देखिए मैंने इसको इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला भी मेंशन किया है। y को अगर होल स्क्वायर बना दूं और z को भी मैं b कंसिडर करते हुए होल स्क्वायर बना दूं तो सेंटर में आपके पास 2 एज अ फॉर्मूले का 2 कंसिडर कर लें, a की वैल्यू y एंड b की वैल्यू z। तो ये पूरा परफेक्टली फार्मूला फॉर्म हो रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब यानी आपके पास 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर की मिल जाएं तो इसको फैक्टराइज हम करते हैं कि इसको फॉर्मूले में नहीं इनक्लोज कर देते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर में, वो ही इसका फैक्टर है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसलिए मैंने इसको y माइनस जेड होल स्क्वायर में जो है फैक्टराइज कर लिया है। डिनोमिनेटर में से y कॉमन किया है और कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग फैक्टर में आ गया है y प्लस जेड और y प्लस जेड से y प्लस जेड कैंसिल हो गया है। सो आंसर इज़ y माइनस जेड होल स्क्वायर अपॉन y। सो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 तो आज नहीं करती, मैं क्वेश्चन नंबर 3 तक ही अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। बहुत लॉन्ग हो चुकी है वीडियो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। सो आई होप कि वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। फिर भी अगर आपको कहीं इससे रिलेटेड फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।